अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और जब हम कंपोनेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स जो थे जिस पे हमने काफ़ी टाइम भी लिया था, तो उस वक्त कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में जो है वो रह गई थी। और वो क्या कन्फ्यूजन थी कि पहला क्वेश्चन उठता है कि अगर रिस्ट्रिक्शन, अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का काम क्या है? डीएनए को चॉप अप करना, डीएनए को काट देना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को खत्म करना। तो जब कोई वायरस वगैरह बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स उस वायरस के डीएनए को या उसके आरएनए को काट देते हैं। यही सिंपल हमारे पास फिनोमेना था, तो उसकी वजह से हमने उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करना शुरू किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स डीएनए को काटते हैं, किसी फॉरेन डीएनए को काटते हैं, तो ये फिर जो बैक्टीरिया के अंदर अपना जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको क्यों नहीं काटते? क्वेश्चन ये आता था जहन में, उसको क्यों नहीं काटते? तो उसको आंसर करना है इस लेक्चर में। दूसरा सवाल जो हमारे पास, जिस पर हमने काफी चर्चा की थी, काफी उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, स्टिकी एंड्स के बारे में। तो ये जो स्टिकी एंड्स हैं, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में खासतौर पर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है? ये एक सवाल जो था कि ब्लंट एंड्स को ज्यादा क्यों नहीं यूज करता। हमारी कोशिश क्यों होती है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के दौरान स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करें? तो एक ये क्वेश्चन, इसको आंसर करना है। और एक क्वेश्चन जो है वो बुक में नहीं है लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारे पास सर्कुलर डीएनए हो, जैसे कि बैक्टीरिया के केस में होता है, प्लाज्मिड्स के केस में होता है, तो उस पे फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो कितने फ्रैगमेंट्स बनाते हैं, और जब लीनियर डीएनए हो तो फिर फ्रैगमेंट्स कितने बनते हैं। तो छोटा सा एक लेक्चर है, और रिकम्बिनेंट डीएनए जो कॉलेज लेवल पे है उसका आखिरी पार्ट है इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो अपना ही डीएनए क्यों नहीं काटते? ये बाज़ दफा बोर्ड के जो पेपर है उसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं 3 नंबर के लिए, तीनों हो सकते, दोनों हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल आखिर में, और बस 1 मिनट भी तुम लोगों के पास नहीं प्रॉपर आंसर करने के लिए, तो तुम लोग अगर सिर्फ ये फ्रेज लिख दो, सिर्फ ये चीज लिख दो कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, तो भी तुम लोगों को नंबर मिल जाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स है वो अपना डीएनए नहीं काटते। तो ड्यू टू प्रोसेस विच इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। और ये किनमें होता है? ये बैक्टीरिया और आर्काई में, क्योंकि ये सिस्टम मौजूद है तो उनमें ये प्रोसेस होता है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन का। समझते हैं इसको। अब रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है यह बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फॉरेन डीएनए को इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के साथ तो काट दिया जाता है, लेकिन अपने डीएनए को वो प्रोटेक्ट करते हैं। अपने डीएनए को वो प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, चलो समझते हैं। हमारे पास ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है, इसमें बड़ी 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं एंजाइम्स की, बड़ी 2 इंपॉर्टेंट। एक को हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियेजेस। इसके बारे में हम तसल्ली से देख चुके हैं। एक को हम बोलते हैं मिथाइलेजेस। ये 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस और मिथाइलेजेस। किसका पार्ट है? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का। होता क्या है कि इस सिस्टम में बैक्टीरियल जो जीनोम है उसमें कुछ जीन्स होते हैं, वो एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स को बना रहे होते हैं। इन एंजाइम्स का काम है डीएनए को काटना, और कुछ जीन जो है वो मिथाइलेजेस एंजाइम्स को बना रहे होते हैं। इन एंजाइम्स का काम होता है डीएनए को प्रोटेक्ट करना। कैसे? देखो, एंडोन्यूक्लियेजेस, थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखें तो इसके 3 टाइप्स बनते हैं, ठीक है। टाइप 1 बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, टाइप 2 और टाइप 3। 3 टाइप्स के आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो टाइप 1 है, अगर उनके बारे में इन शॉर्ट बता दूं तो टाइप 1 ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन साइट से, किससे? रिस्ट्रिक्शन साइट, वो वाली साइट जहां पे मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को काटना होता है। तो ये उस रिस्ट्रिक्शन साइट से तकरीबन 1000 बेस पेयर आगे पीछे
काट देते, मतलब इस साइड पे या इस साइड पे 1000 बेस पेयर्स के बीच बीच जो है ये काट देते। तो ये अगर रिस्ट्रिक्शन साइट है तो टाइप 1 जो है वो यहां से नहीं काटेगा, वो यहां से आगे आएगा तकरीबन 1000 बेस पेयर्स और फिर उसके बाद काट लगाएगा, या इस तरफ जाएगा तकरीबन 1000 बेस पेयर्स और उस तरफ काट लगा देगा। ये टाइप 1 है। टाइप 2 क्या है, वो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, जैसे G88 और TTC मैं कर देता हूं इको R1 के लिए, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो अगर इस रिस्ट्रिक्शन साइट पे टाइप 1 हमारे पास आके एक्ट करते हैं तो वो इस सीक्वेंस से कोई 1000 बेस पेयर आगे पीछे काट लगाएंगे। अगर टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 एग्जैक्ट इसी रिस्ट्रिक्शन साइट पे जाके काट लगाएंगे, एग्जैक्ट इसी रिस्ट्रिक्शन साइट पे। और अगर टाइप 3 एंजाइम्स हैं तो वो इस रिस्ट्रिक्शन साइट से कोई 20-25 बेस पेयर जो है वो आगे पीछे कट लगा देंगे। बस ये इनमें थोड़ा सा फर्क होता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में। हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिस्ट्रिक्शन टाइप्स यूज हो रही है वो ज्यादातर वो टाइप 2 में है, ये बात याद रखना है। कौन से वाली है, टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 उस रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट लगाता है, तो इस वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में टाइप 2 एंजाइम जो है वो ज्यादा यूज होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के लिए। ये तो हो गई कुछ टाइप्स। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काम इसका क्या होता है, यह है जहां पर भी इसको डीएनए मिलता है तो वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स को ढूंढकर वहां पे कट लगा देता है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो चॉप अप हो जाता है, उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और वो नाअहल हो जाता है, इलिजिबल हो जाता है आगे फिर सर्वाइव करने के लिए या आगे फिर डुप्लीकेट करने के लिए। तो ये इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो फॉरेन डीएनए को तो खा जाता है, लेकिन अपने जो डीएनए है उसको ये कैसे महफूज रखेगा। बिलफर्ज ये बैक्टीरिया है, उसका जीनोम है, तो उसके जीनोम के अंदर भी तो पॉसिबिलिटी है कि G88TC हमारे पास क्या हो, साइट प्रेजेंट हो। तो इसको महफूज भी तो करना होता है ताकि जो एंजाइम उसने रिलीज किया वो जाके अपने ही डीएनए के इसको रिकॉग्नाइज ना कर दे। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, उसके लिए ये डीएनए की मॉडिफिकेशन करते हैं, अपना जो डीएनए है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ड्यू टू मिथाइलेजेस एंजाइम्स। ड्यू टू मिथाइलेजेस एंजाइम वो इस डीएनए के साथ क्या मॉडिफिकेशन करते हैं उसको देखते हैं, लेकिन इस मॉडिफिकेशन की वजह से फिर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो अपना जो जीनोम है, जो अपना उसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, उनको वो कुछ नहीं कहता, उनको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता ड्यू टू दैट डीएनए मॉडिफिकेशंस, ड्यू टू दैट डीएनए मॉडिफिकेशन। बस थ्योरीज में कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ये साइट्स जो है ये प्रेजेंट ही नहीं होती, इस वजह से फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो इस थ्योरी में कुछ ज्यादा जो हमारे पास वजन है वो नहीं है। ज्यादा बेहतरीन रीजन जो है वो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है, और उसमें क्या है कि जो मिथाइलेजेस एंजाइम्स हैं वो इस जीन को, इस जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, किधर गया, मॉडिफाई कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो है वो एक्स्ट्रा बातें थी, सिर्फ समझाने की खातिर थी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं वो बेसिकली टाइप 2 एंजाइम्स होते हैं। अब बेफर्ज ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, कौन सा है, बैक्टीरियल डीएनए है, उसके अंदर ये कोई साइट है G88TC, हमें पता है ये इको R1 के लिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं इसके अगेंस्ट ये क्या होगा CTTAG। ये क्या है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल ओन क्रोमोसोम या बैक्टीरियल ओन डीएनए। तो अब बैक्टीरिया के अंदर कोई फॉरेन डीएनए आ गया तो जल्दी से हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर जीन्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन वाले, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होते हैं, कुछ जीन एक्सप्रेस होकर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स बना देते हैं, कुछ जीन्स एक्सप्रेस होकर मिथाइलेजेस एंजाइम्स बनाएंगे। और इस मिथाइलेजेस को अगर मैं प्रॉपर नाम दे दूं तो प्रॉपर इसका नाम है मिथाइल ट्रांसफरेजेस। मिथाइल ट्रांसफरेजेस, मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, जो CH3 ग्रुप होता है इसको ट्रांसफर करना, इसको मिथाइल ट्रांसफरेजेस बोलते हैं। तो अगर मिथाइल ट्रांसफरेजेस हैं इट्स मीन कि ये मिथाइल ग्रुप को आके इधर अटैच कर देंगे, यहां पे ट्रांसफर करवा देंगे। ये जो मिथाइलेशन है, डीएनए मॉडिफिकेशन, एपिजेनेटिक्स कहीं ना कहीं पर जो है वो तुम लोगों ने पढ़ी होगी या पढ़ लोगे। तो डीएनए मॉडिफिकेशन में एक तरीका है हमारे पास मिथाइल ग्रुप ऐड करना। मिथाइलेजेस एंजाइम जो है, जो मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स हैं, वो एक मिथाइल ग्रुप को उठा के, ये जो एडेनिन है, कौन सा है, इस सीक्वेंस के अंदर जो एडेनिन है, उस एडेनिन पे
कौन सा, नाइट्रोजन नंबर 5 पे, ये बात याद रखना। किस पे? नाइट्रोजन नंबर 5 पे, नहीं नाइट्रोजन नंबर 6 पे, सॉरी, नाइट्रोजन नंबर 6 पे आके एक मिथाइल का ग्रुप ऐड कर देते हैं। किसका ग्रुप ऐड कर देते हैं? मिथाइल का। ये एक ग्रुप उसने मिथाइल का ऐड कर दिया। इसी तरीके से जो साइटोसिन है, कौन सा है? साइटोसिन। तो इस साइटोसिन के नाइट्रोजन नंबर 4 पे या फिर नाइट्रोजन नंबर 5 पे, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिस होती हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो एडेनिन का जो हमारे पास बेस है उसके नाइट्रोजन नंबर 6 पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है और साइटोसिन के नाइट्रोजन नंबर 4 या नाइट्रोजन नंबर 5 पर आकर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। मिथाइल ग्रुप क्या कर देता है? ऐड कर देता है। तो ये CH3 है, इस पे भी मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। या इसी तरीके से हमारे पास ये C है तो इस पे भी CH3 आ जाएगा, ये A है तो इस पे भी CH3 आ जाएगा, इस पे भी CH3 आ जाएगा, इस पे भी CH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो ये CH3 आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसने जब ये CH3 ऐड किए तो इस CH3 ऐड करने का फायदा क्या हुआ कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं उनको ये साइट रीड करने की जगह ही नहीं मिलती, उनको ये साइट रीड करने में हिंड्रेंस पेश आती है ड्यू टू मिथाइल ग्रुप्स, ड्यू टू मिथाइल ग्रुप्स। तो इन मिथाइल ग्रुप्स की वजह से उन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के लिए निशानी बन जाती है कि जहां पर ये बहुत ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं डीएनए के ऊपर, उनको मैंने रीड ही नहीं करना, तो वो अपना जो डीएनए है उसको रीड ही नहीं कर पाते। इसकी वजह से वो अपना डीएनए नहीं काटते, इसकी वजह से वो अपना डीएनए नहीं काटते। तो दैट वाज द रीजन। रीजन क्या थी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना डीएनए क्यों नहीं काटते? ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम व्हिच कंटेन्स two classes of enzymes, methylases and endonucleases. एंडोन्यूक्लियसेस फॉरेन डीएनए को चॉप अप करते हैं, जबकि मिथाइलेजेस जो है वो उसका अपना जो डीएनए होता है उसको वो मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड्स को टारगेट करते हैं, एडेनिन को और साइटोसिन को। एडेनिन जहां पे उनको मिलता है उनको CH3 ऐड कर देता है नाइट्रोजन नंबर 6 पर, जबकि साइटोसिन जहां पे उनको मिलता है तो उनको नाइट्रोजन नंबर 4 या नाइट्रोजन नंबर 5 पे जाकर उनकी मिथाइलेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस प्रोसेस को, ये जो CH3 की एडिशन होती है इसको अगर प्रॉपर नाम दे तो दैट इज मिथाइलेशन, दैट इज मिथाइलेशन। तो इस मिथाइलेशन की वजह से फिर वो अपना डीएनए जो है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स डीएनए चॉप अप नहीं कर सकता। ये बात समझ आ गई? और वो भी याद रखना जहां पे पॉसिबिलिटी है उस रिस्ट्रिक्शन साइट होने के, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हर जगह जाके भी काटेगा नहीं ना, उसको रिस्ट्रिक्शन साइट चाहिए होती है। तो वो पूरे डीएनए को बैक्टीरिया मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं उनको वो मॉडिफाई कर देते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो गया पहले सवाल का कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो अपना डीएनए क्यों नहीं काटते? Due to restriction modification system, due to methylation of adenine and cytosine, due to methyl transferases enzymes। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि why sticky ends, या जिसका दूसरा नाम है कोहेसिव एंड्स, जहां पर कोहेसिव आ जाए या स्टिकी एंड्स आ जाए, समझ जाओ कि जो डीएनए का फ्रैगमेंट काटा है उसकी दुम में निकली हुई है, एक दुम उस तरफ निकली हुई है, एक दुम दूसरी तरफ निकली हुई है। 5 प्राइम भी हो सकती है, 3 प्राइम भी हो सकती है, लेकिन दुमे निकली हुई है। दुमे का मतलब क्या है? शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स। वैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये दुमे सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। तो ये कहते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो कोहेसिव एंड्स को क्यों प्रेफर करते हैं? तो कोहेसिव एंड को प्रेफर करने का उनके पास एक रीजन है, उनके पास क्या है? एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि बिलफर्ज ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसके इस तरफ भी कोहेसिव एंड है, इस तरफ भी कोहेसिव एंड है। यहां पर TTAA है, यहां पर AATT है, सही होगी? ये कोहेसिव एंड। अब इसको मैं किसी प्लाज्मिड में एंटर करवाता हूं, ये प्लाज्मिड का मैं एक सिरा जो है वो बना देता हूं, तो इसके अगेंस्ट भी यहां पे TT है, यहां पे AA है, ऐसा ही है। इसी तरह यहां पर भी TT है, यहां पर भी AA है, क्योंकि मैंने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद रखना ये मैं उस लेक्चर के दौरान भी हम बता चुके हैं कि जो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तुम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तुम लोग क्लोनिंग वेक्टर को भी काटोगे, वेक्टर को भी काटोगे। तो ये स्टिकी एंड जब ये बन जाते हैं
तो अब इसको जब मिक्स करते हैं मीडियम वगैरह में डालते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो स्टिकी एंड्स वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जुड़ जाए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू, ये रीजन है इसका आंसर यही है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है, वेल्डिंग जो है वो बाद में होगी। डीएनए लाइगेज एंजाइम में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी स्टेबिलिटी हमें मिल जाती है, क्योंकि ये जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, थाइमीन एडेनिन के साथ, एडेनिन थाइमीन के साथ, और ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो थोड़े से बन जाते हैं यहां पर, जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। तो फिर थोड़े से अमाउंट में हमारे पास डीएनए लाइगेज आता है और यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर देता है। तो एक रीजन क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द कोहेसिव एंड्स ऑफ स्टिकी एंड्स, ऑफ स्टिकी एंड्स। एक रीजन ये हो गई। दूसरी रीजन, एक रीजन ये है, दूसरी रीजन ये है कि जब इस तरीके से हमारे पास स्टेबिलिटी ऑलरेडी इस स्ट्रैंड में आ जाती है तो उसके बाद हमें लेस अमाउंट ऑफ डीएनए लाइगेज या जो ग्लू की जरूरत है वो हमें थोड़े से अमाउंट में चाहिए होती है। लेस अमाउंट ऑफ डीएनए ग्लू या डीएनए लाइगेज इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्टिकी एंड्स। याद रखना, इन केस ऑफ स्टिकी एंड्स। दो फायदे होते हैं स्टिकी एंड्स के। एक तो हमें जो डीएनए ग्लू है, जो डीएनए लाइगेज है, जो T4 डीएनए लाइगेज है, वो थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। किस में चाहिए होता है, थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है। दूसरा ये है कि जो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं स्टिकी एंड्स के एक दूसरे के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो हमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। क्या चीज ज्यादा मिलती है, स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। और इन रीजंस की वजह से कोहेसिव एंड्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ब्लंट कट का ये होता है कि ये ब्लंट कट है। अब इसमें अगर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है तो यहां पे स्टेबिलिटी कम रहती, क्योंकि उनके दरमियान कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही, बस डीएनए लाइगेज को हमने ज्यादा यूज करना है, और इसकी वजह से ही हमारे पास फिर पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारे पास प्लाज्मिड है और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। और दूसरी बात कि ब्लंट एंड के केस में हमें डीएनए लाइगेज भी ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो इस वजह से ब्लंट एंड, जो ब्लंट एंड कट्स होते हैं वो हमारे पास ज्यादा प्रेफर नहीं किए जाते, क्योंकि वो लेस एफिशिएंट होते हैं और उसमें डीएनए लाइगेज भी ज्यादा यूज होता है। जबकि कोहेसिव एंड्स में हमारे पास स्टेबिलिटी भी आ जाती है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्लाज्मिड और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ स्टिकी एंड्स। और फिर क्या है कि इसमें हमारे पास डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो भी कम अमाउंट में चाहिए होता है। बस तीसरी बात, एक बात जहन में रखना कि स्टिकी एंड्स के लिए या कोहेसिव एंड्स अगर क्रिएट कर दिए हैं, EcoR1 यूज किया है, तो फिर टेम्परेचर हमें कम रखना होता है, कोल्ड टेम्परेचर रखना होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये जो न्यूक्लियोटाइड स्टिकी एंड्स के होते हैं ये तो आपस में हमारे पास डबल स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, तो इनके डिनेचर होने का खदशा जो है वो ज्यादा रहता है। इसलिए इसको कोल्ड टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है स्टिकी एंड्स वाला, ब्लंट एंड्स को रूम टेम्परेचर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कोहेसिव एंड्स को ज्यादा यूज क्यों करते हैं। तीसरी बात जो है उस पे जाने से पहले ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नाम सुने होंगे, जैसे EcoR1 है, क्या है EcoR1, या जैसे हमारे पास और क्या है HINT3, या इस तरीके से हमारे पास ZO1 है, BAMH1 है। तो अब बेसिकली ये नाम कैसे डाले जाते हैं, तो वो सिंपल है। BAMH1 वगैरह जो है कि ये जिस भी बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाते हैं उस बैक्टीरिया का नाम इनको दिया जाता है। जैसे EcoR1 में पहला जो कैपिटल लेटर होता है वो इस किस लिए यूज होता है, जीनस के लिए। जैसे कि इको में ई हमारे पास एशरिकिया है, क्या हमारे पास एशरिकिया, और CO क्या है, कोलाई। तो ये एशरिकिया कोलाई से ऑब्टेन किया गया है, इसकी वजह से उसको नाम दिया जाता है EcoR1।
और ये R1 जो है ये उसके मतलब स्ट्रेंड्स पे है, जैसे इको R1 हो सकता है, इको S1 हो सकता है, तो वो उसके डिफरेंट स्ट्रेंड्स हैं, जिस स्ट्रेंड से वो हासिल किया गया और लेबोरेटरी में वो फिर किस नंबरिंग पे, अगर एक ही बैक्टीरिया से कई किस्म के हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको फिर रोमन नंबरिंग की जाती है, जैसे 1 2 3। इसी तरीके से हमारे पास हिंट 3 है, वो हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा है उससे ऑब्टेन किया जाता है। ज़ो1 जो है हमारे पास वो ज़ैंथोमोनास से हासिल किया जाता है, किसे? ज़ैंथोमोनास। और हो हमारे पास क्या हो जाएगा? होल्सिकोला, ये भी बैक्टीरियल स्ट्रेन है। तो ज़ैंथोमोनास होल्सिकोला से हमारे पास ये ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास BAM-H1 जो है वो बैसिलस अमाइलो से हासिल किया जाता है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है। तो ये जिस स्ट्रेन से, जिस बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है उसी की बेस पे इसके नाम जो है वो पढ़ते रहते हैं, ये सिंपल सी बात है। तो ये भी थोड़ी सी बतानी थी। अब आखिरी बात जो हमारे पास रह जाती है कि डीएनए और रिस्ट्रिक्शन साइट्स, जो डीएनए अगर सर्कुलर है और डीएनए अगर लीनियर है तो कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे। मैं मिसाल के तौर पर, ये एक सर्कुलर डीएनए है और इसके अंदर ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। क्या है हमारे पास? एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। और एक हमारे पास ये लीनियर डीएनए है। क्या है हमारे पास? एक लीनियर, एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है और इसके अंदर ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। क्या है हमारे पास? एक रिस्ट्रिक्शन साइट। वही रिस्ट्रिक्शन साइट GAATC हो सकता है। डिफरेंट जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स के लिए डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन साइट है जो रेड कलर में मैंने शो की, ये क्या हमारे पास? रिस्ट्रिक्शन साइट। ये भी क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट। लेकिन एक सर्कुलर डीएनए है, जैसे प्लाज्मिड के केस में होते हैं, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी वैसे सर्कुलर ही होते हैं, या फिर हमारे पास ये एक लीनियर डीएनए जैसे कि हमारा डीएनए। अब इसमें एक एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, बात याद रखना। तो अगर इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करता है तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट को काट देता है, सिंपल। ये क्या कर देगा? काट देगा। तो इनके काटने की वजह से क्या है हमारे पास कि ये स्ट्रैंड खुल जाता है। तो स्ट्रैंड खुलने की वजह से अब ये बिलफर्ज ऐसे खुल जाता है हमारे पास, ये सर्कुलर डीएनए, और रिस्ट्रिक्शन साइट जो है यहां पर रह जाती है, जैसे ये वाला, बस इसको हमने उठा के खोल दिया। तो जब सर्कुलर डीएनए में एक रिस्ट्रिक्शन साइट थी, क्या थी हमारे पास? एक रिस्ट्रिक्शन साइट थी। तो जब वहां पर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं तो उससे हमारे पास एक ही फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बनता है। क्या बनता है? वन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। वन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बनता है, और वो भी लीनियर डीएनए, क्योंकि सर्कुलर तो खुल गया, तो उसके बाद ये लीनियर डीएनए बन जाता है। अगर डीएनए ऑलरेडी क्या है हमारे पास? लीनियर है, और उस पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आके एक्ट करता है। कौन सा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो आके एक्ट करता है। तो ऑलरेडी ये लीनियर था, जब इसको काटेगा तो हमारे पास कितने फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बन जाएंगे? कितने फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे? 2। क्या बन जाएंगे? 2 फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। ऐसे पहले अगर लीनियर डीएनए है और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन साइट है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करने के बाद फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए कितने बनेंगे? एक फ्रैगमेंट ये बना, एक फ्रैगमेंट ये बना। तो 2 हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनते हैं जब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करता है एक लीनियर डीएनए पे, और उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट भी एक है। अब मैं मिसाल देता हूं कि बिलफर्ज ये सर्कुलर डीएनए है और इसमें 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। क्या हमारे पास? 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो वो एंजाइम जो है वो यहां से भी इसको काट देगा और यहां से भी काट देगा। तो फिर कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे? अगर 2 रिस्ट्रिक्शन साइट है तो एक फ्रैगमेंट ये ऊपर वाला हो गया और एक हमारे पास नीचे वाला हो गया। तो इसका मतलब सर्कुलर डीएनए के केस में जितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी उतने ही हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे, उतने हमारे पास क्या होंगे? डीएनए के फ्रैगमेंट्स। बिलफर्ज इको R1 के लिए 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, सर्कुलर डीएनए है, तो जब ये इको R1 इस पर हम एक्ट करवाएंगे तो हमारे पास फ्रैगमेंट्स डीएनए के 2 बनेंगे। अगर लीनियर डीएनए में हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं इको R1 के लिए, किसके लिए? इको R1 के लिए 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, तो जब उस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्रैगमेंट्स कितने बनेंगे? एक फ्रैगमेंट ये, एक फ्रैगमेंट ये, और एक फ्रैगमेंट ये, तो हमारे पास 3 फ्रैगमेंट बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लीनियर डीएनए है तो जितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे एक एंजाइम के लिए, उसका 1 प्लस जो है वो हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे।
वो क्या बनेंगे, डीएनए के फ्रैगमेंट्स। और ये चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम डीएनए इंसर्ट वगैरह कराते हैं, डीएनए को काटते वगैरह हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर डीएनए है तो कितने फ्रैगमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, अगर हमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स का पता हो। जैसे EcoR1 के लिए अगर 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं तो 3 फ्रैगमेंट्स बनेंगे इन केस ऑफ लीनियर डीएनए, जबकि इन केस ऑफ सर्कुलर डीएनए जितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी उतने ही हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे। अब क्वेश्चन ये भी है कि अगर इस सर्कुलर डीएनए के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन साइट हमारे पास है BAMH1 के लिए, एक रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है हमारे पास, BAMH1 के लिए, तो क्या होगा, तो वो कुछ भी नहीं होगा। अगर सिर्फ EcoR1 डालोगे तो फिर 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, 2 फ्रैगमेंट्स बनेंगे। अगर EcoR1 के साथ BAMH1 भी डालोगे, क्या करोगे, BAMH1 भी डालोगे, तो फिर हमारे पास 3 बनेंगे, क्योंकि BAMH1 भी अपने वाला रिकॉग्नाइज करेगा। और सही यही केस जो है वो हमारे पास लीनियर डीएनए में भी हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी में या अपर लेवल पे ये चीजें समझने की जरूरत होती हैं, तो ये पता होना चाहिए ऑलरेडी कि अगर सर्कुलर डीएनए है तो जितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स उतने ही फ्रैगमेंट्स, अगर लीनियर डीएनए है तो जितनी रिस्ट्रिक्शन साइट उसमें +1 हमारे पास वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमारे पास निकल कर आएंगे। तो ये कुछ कंफ्यूजन थी RDNA टेक्नोलॉजी को लेकर, होप्स हो कि कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।